नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में ओनली फरवरी का अपडेट पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि एसपीडी में आपके 100% करंट अफेयर है, तो जो एसपीडी होता है हर महीने छपता है और इसके हर महीने केवल 10% आपके जो पार्ट हैं वो अपडेट होते हैं। तो ये 10% जो पार्ट है फरवरी महीने से हम डिस्कस कर देंगे ताकि आपको जो है मैगजीन खरीदना ना पड़े और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि इस वीडियो से और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। वर्तमान में महालेखा नियंत्रक द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और व्यय विभाग के प्रमुख कौन हैं? तो सोनाली सिंह है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है महालेखा नियंत्रक कौन है? तो सोनाली सिंह है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार जो हैं यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो जेएनयू के जो नए कुलपति बने हैं उनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। जो नासा है यूएसए की स्पेस एजेंसी है। यूएसए की स्पेस, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसके प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त के बारे में समझिए। तो जो अल सल्वाडोर है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो सैन सल्वाडोर है। सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। अब वर्तमान में भारत के राजदूत कौन है? तो मनोज कुमार जो है अल सल्वाडोर में भारत के राजदूत हैं। अंडोरा, अंडोरा की राजधानी कहाँ पर है? तो अंडोरा ला बेला। अंडोरा ला बेला। और यहाँ पर भारत के राजदूत कौन है? तो दिनेश के पटनायक हैं अंडोरा में भारत के राजदूत। नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड में भारत के राजदूत कौन है? तो रिनत संधू। रिनत संधू। होंडुरास, होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है? तो तोगु सी गाल्पा। तेगु सी गाल्पा जो है होंडुरास की राजधानी है। और भारत के राजदूत कौन है होंडुरास में? तो मनोज कुमार मोहापात्रा। नेक्स्ट है सूरीनाम की राजधानी कहाँ पर है? तो प्राम रिबो। प्राम रिबो राजधानी है। और सूरीनाम में भारत के राजदूत कौन है? तो यस बालचंद्रन है। नेक्स्ट है नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो अबूजा है। और नाइजीरिया में भारत के राजदूत कौन है? तो जी बाला सुब्रमण्यम। कौन है? जी बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है उसके शिकायत अधिकारी कौन है? तो जो फेसबुक है, फेसबुक कंपनी के शिकायत अधिकारी भारत में कौन है? तो स्फूर्ति प्रिया हैं। कौन है? स्फूर्ति प्रिया हैं। ट्विटर के भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? तो विनय प्रकाश है। व्हाट्सएप के भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? तो परेश बी लाल है। परेश बी लाल है। टेलीग्राम के शिकायत अधिकारी कौन है? तो अभिमन्यु यादव हैं। अभिमन्यु यादव हैं। इंस्टाग्राम के भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? तो स्फूर्ति प्रिया। इसमें ध्यान रखना है कि जो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी का है। जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग की ही कंपनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। नेक्स्ट है कू जो है ट्विटर का ही एक विकल्प है। तो कू के शिकायत अधिकारी कौन है? तो राहुल सतकाम। राहुल सतकाम है। नेक्स्ट है लिंक्ड इन के शिकायत अधिकारी भारत में कौन है? तो तानिया मंपली। जो लिंक्ड इन है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? तानिया मंपली।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में समझिए। तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की और आपके 17वां रिपोर्ट था। तो इसके बारे में समझ लीजिए। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो 8 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,95,137 वर्ग किलोमीटर है। टोटल कितना हो जाता है? तो 24.62%। देश में कुल वनावरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है। और कितना हो जाता है परसेंटेज में? तो 21.71% है। जबकि देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर है। और कितना परसेंट में हो जाएगा? तो 2.91% हो जाएगा। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितना हुआ है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर आपके कुल वृद्धि दर्ज किया गया है 16वीं और 17वीं रिपोर्ट के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है? तो जो वनावरण में वृद्धि है 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है 2019 की तुलना में 0.22% है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। 2019 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो 0.22% आपकी वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? तो 721 वर्ग किलोमीटर आपकी वृद्धि हुआ है 2019 की तुलना में 0.76% हुआ है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कितना वृद्धि हुआ है? तो 17 किलोमीटर की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? मतलब सर्वाधिक किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 42.33% आपके अकेले पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसके बाद गुजरात है। गुजरात में कितना पाया जाता है? तो 23.54% है। अंडमान निकोबार में 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितने एरिया पर पाया जाता है? तो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आपके पाया जाता है। सेकेंड में आपके अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे में छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो पहला में मध्य प्रदेश है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा में छत्तीसगढ़ है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो सबसे कम जो वन है हरियाणा में है। कितना है? तो 1603 किलोमीटर स्क्वायर है। पंजाब में 1847 किलोमीटर स्क्वायर है। गोवा में 2244 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। तो वनावरण में जो वृद्धि दिखाने वाले इसमें शीर्ष राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन की वृद्धि होता है। कितना वृद्धि होता है? तो 647 किलोमीटर स्क्वायर वन का वृद्धि होता है। उसके बाद है सेकेंड में तेलंगाना है और तीसरा में उड़ीसा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। मिजोरम के टोटल आपके जो क्षेत्र है उसके 84.53% पर आपके वन पाया जाता है। सेकेंड में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। 79.33% इलाके पर जो है अरुणाचल प्रदेश में वन पाया जाता है। और तीसरा में आपके मेघालय है। यहाँ पर 76% इलाके पर आपके वन पाया जाता है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7204 मिलियन टन लगभग देश के कुल वनों में आपके कार्बन का स्टॉक है। कितना है? 7204 मिलियन टन है लगभग। नेक्स्ट है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम के बारे में देखिए। पुराना नाम और परिवर्तित नाम के बारे में। जो होशंगाबाद है ये आपके मध्य प्रदेश का शहर है। इसका नया नाम क्या हो गया है? तो नर्मदापुरम इसका नया नाम हो गया है। उसके बाद है शिवपुरी। शिवपुरी का नया नाम क्या हो गया है? तो कुंडेश्वर धाम हो गया। जो शिवपुरी है इसका नया नाम क्या हो गया है? तो कुंडेश्वर धाम हो गया है। उसके बाद है बबई का नया नाम क्या हो गया है? माखन नगर। क्या हो गया है? बबई के नया नाम क्या हो गया? माखन नगर हो गया है। उसके बाद है केवड़िया रेलवे स्टेशन, ये गुजरात में पड़ता है। इसका नया नाम क्या है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन है। जवाहरलाल नेहरू रोड ये सिक्किम में स्थित है। इसका नया नाम क्या हो गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्क कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी मार्क कर दिया गया है। जो बिहार मखाना है इसका नया नाम क्या है? मिथिला मखाना है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में है, इसका जो नया नाम क्या रखा गया है तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम क्या है तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पतालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर में स्थित है, इसका नया नाम क्या है तो आदिवासी आइकॉन टांटिया भील इसका नया नाम है। नेक्स्ट है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, दिल्ली का नया नाम क्या है तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान इसका नया नाम रखा गया है। इसे दोबारा बोलते हैं, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और ये गुजरात के सीएम भी रहे हैं, इनकी कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना, अभियान, मिशन, संबंधित राज्य एवं मंत्रालय। एक साइड आपकी योजना है और एक साइड आपके राज्य और मंत्रालय है। कौन सी जो योजना है किसके द्वारा चलाया गया है? पहला है कुन सियोम योजना। कुन सियोम योजना किसके द्वारा चलाया गया है तो लद्दाख के द्वारा चलाया गया है कुन सियोम योजना। नेक्स्ट है बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम, किसके द्वारा चलाया गया है तो सिडबी के द्वारा चलाया गया है बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसके द्वारा चलाया गया है तो कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है जीवा कार्यक्रम। जो जीवा कार्यक्रम है किसके द्वारा चलाया गया है तो नाबार्ड के द्वारा जो है जीवा कार्यक्रम चलाया गया है। स्माइल योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है स्माइल योजना। सेहत योजना किसके द्वारा चलाया गया है तो सेहत योजना जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है सेहत योजना। नेक्स्ट है प्लेंटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, किसके द्वारा चलाया गया है तो उज्जीवन फाइनेंस बैंक के द्वारा जो है प्लेंटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम चलाया गया है, किसके द्वारा उज्जीवन फाइनेंस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है मिशन अमानत। जो मिशन अमानत है आरपीएफ पश्चिम रेलवे के द्वारा चलाया गया है मिशन अमानत। पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है पढ़े भारत अभियान चलाया। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव 2022 और स्पुतिक गस्टर महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है तो लद्दाख में मनाया गया है। लोसार महोत्सव 2022 और स्पुतिक गस्टर महोत्सव 2022 को कहाँ पर मनाया गया है लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है तो तेलंगाना राज्य में जो है मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 को मनाया गया है। नोमा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ पर मनाया गया है गुवाहाटी असम में जो है नोमा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट है कलरव पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया है तो बिहार जमुई में मनाया गया है। ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया है तो बिहार जमुई में। मारू महोत्सव पुष्कर मेला कहाँ पर मनाया गया है तो राजस्थान में जो है मारू महोत्सव और पुष्कर मेला का आयोजन किया गया है। लोसांग नामसूंग त्यौहार 2022 सागा दावा त्यौहार ये कहाँ पर मनाया गया है तो सिक्किम में जो है लोसांग। जो लोसार कहाँ पर था जो लोसार था ये लद्दाख में था, लेकिन क्या है लोसांग सिक्किम में है। लोसांग नामसूंग त्यौहार 2022 सागा दावा त्यौहार ये कहाँ पर मनाया गया है तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है तुरगया महोत्सव 2022 कहाँ पर हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में जो है तुरगया महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति का निधन। हेमानंद बिस्वाल, इनका 25 फरवरी को निधन हो गया। ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। नेक्स्ट है KPSC ललिता, ये मलयालम अभिनेत्री थी, इनका 22 फरवरी को मौत हो गया। नेक्स्ट है शकुंतला चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी, ये असम की थी, इनका जो निधन है 20 फरवरी 2022 को होता है। रवीश तिवारी, इनका निधन कब होता है तो जो रवीश तिवारी हैं इनका निधन 19 फरवरी को होता है। ये वरिष्ठ पत्रकार थे।
नेक्स्ट है सुरजीत सेनगुप्ता। इनका निर्धन 17 फरवरी को। पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे सुरजीत सेनगुप्ता। चेनवीरा कानवी। चेनवीरा कानवी, जो चेनवीरा कानवी हैं ये क्या थे? तो कन्नड़ लेखक एवं कवि थे। बप्पी लहरी ये क्या थे? तो गायक एवं संगीतकार थे। राहुल बजाज ये क्या थे? पूर्व चेयरमैन ऑटो बजाज के। इब्राहिम सुतारा ये कौन थे? तो कन्नड़ के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे इब्राहिम सुतारा। लता मंगेशकर महान गायिका जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अमिताभ दयाल अभिनेता और निर्माता थे। नेक्स्ट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। पियरे ओलिवियर गौरीचंस ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो पियरे ओलिवर गौरीचंस। नेक्स्ट है सियोमारा कास्त्रो, पहली महिला राष्ट्रपति हैं होंडुरास के। सियोमारा कास्त्रो जो हैं पहली महिला राष्ट्रपति हैं होंडुरास के। एंटोनियो कोस्टा जो हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं एंटोनियो कोस्टा। पॉल हेनरी साडोंगो ये कौन है? बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। मोर्टन बोर्डस्कोव ये कौन है? डेनमार्क के रक्षा मंत्री हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर ये जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। भारत एवं विश्व में प्रथम। तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत देश जो है कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बना है? तो कोचीन केरल बना है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। भारत का पहला हेली हब। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? तो धवन-1 है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? तो धवन-1 है। विश्व का पहला डुअल मोड बेकल लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो जापान है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन है? तो कुंभलांगी गांव केरल में स्थित है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन है? तो ओमी असियोर है। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखिएगा, ठीक है? इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखिएगा, तभी आपके सारे पॉइंट को आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15 है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15 है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो रुद्र है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो CDEC के द्वारा निर्मित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, जिसका नाम क्या है? रुद्र। कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन है? तो सिरोरा गांव है जो गाजियाबाद में स्थित है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश जो है भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और दूसरा है कि दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला डोडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर खोला गया है?
तो तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि दुबई और अबू धाबी किस देश में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और किसके बीच में समझौता हुआ है? तो सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो है टाटा पावर और एसबीआई बैंक के साथ में समझौता हुआ है। किसके साथ में? टाटा पावर और एसबीआई बैंक के साथ में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में समझिए। किसान मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है किसान मोबाइल ऐप को जारी किया गया है, किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। लोगों को जो है धूम्रपान रहित बनोन और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, अपना कांगड़ा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अपना कांगड़ा ऐप जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। और किस लिए? तो पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने एवं हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जो है अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा जो है सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके लिए और किस लिए? तो निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए जो है सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। चलो ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है चलो ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु जो है चलो ऐप को लॉन्च किया गया है, चलो ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में समझना है। तो गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋतिक रोशन जो है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, डिश टीवी एवं हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत हैं। डिश टीवी एवं हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तनिष्का वे रिदिका कोटिया। फिर से बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गुरुग्राम। तो तनिष्का वे रिदिका कोटिया हैं। नेक्स्ट है, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा हैं। कौन है? मनिका बत्रा। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये गुरुग्राम का, ठीक है, गुरुग्राम का। तो इसके कौन है? तनिष्का एवं रिदिका कोटिया हैं। और एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा हैं। गेमिंग ऐप A23 एवं थम्स अप, जो थम्स अप है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान। बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी जो है एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दिशा पाटनी है। दिशा पाटनी जो है बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी और एमबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन जो है हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी वे एमबे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। नेक्स्ट है, माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार जो है
माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उपासना कामिनेनी है। कौन है? उपासना कामिनेनी है। वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जसप्रीत बुमराह जो है वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बासीकिटन सुंदर एवं देवदूत पड्डिकल है। देवदूत पड्डिकल हैं। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रश्मिका मंडाना है। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रश्मिका मंडाना है। नेक्स्ट है डिजिटल इंश्योरेंस वीवो VIJD फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है इलिस्टा एवं 9 स्टिक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुरेश रैना है। स्पोर्ट जेड एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पृथ्वी शॉ हैं। ग्लेनमार्क फार्मा बेगा मेन डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। नियो ग्रोथ एवं ह्यूडल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? HUDLE का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजिंक्य रहाणे हैं। A1 गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो नतालिया बोडिया नोवा ये कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। फिर से बोलते हैं UN यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो नतालिया बोडिया नोवा ये रूस के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22 के बारे में। धर्म गार्जियन 2022 किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। कहाँ पर हुआ है? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ है और थल सेना का अभ्यास है। मिलन 2022 ये बहुपक्षीय अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम के भाग के शहर में हुआ है। ये नौसैनिक अभ्यास है। कोबरा योद्धा 2022 ये आपके बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यूके के वाडिगटन में हुआ है। यूके के वाडिगटन में हुआ है और ये आपके वायुसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है। और वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ है। पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास भारत और ओमान के बीच में कहाँ पर हुआ है? वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ है और वायुसेना का अभ्यास है। कोप साउथ 22 किसके बीच में हुआ है? तो USA और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। बांग्लादेश में हुआ है और ये वायुसेना का अभ्यास है कोप साउथ 22। नेक्स्ट है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में समझिए। तो इसमें पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। कौन जारी करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान इंदौर को जो मध्य प्रदेश का शहर है, दूसरा स्थान गुजरात को, तीसरा स्थान विजयवाड़ा को। किसका? विजयवाड़ा को। इसमें जो सेकेंड स्थान मिला है ये गुजरात का शहर है, उसे नोट कीजिएगा, सूरत होना चाहिए। ठीक है, सब लोग चेक कीजिएगा, सूरत शहर है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के बारे में समझिए। कौन जारी करता है? तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल को मिलता है। छोटे राज्यों में पहला स्थान पुडुचेरी को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है पहला स्थान पुडुचेरी को मिलता है और बिहार का स्थान 17वां है। बिहार को जो है 17वां स्थान दिया जाता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान किसे मिलता है? तो गुजरात को प्रथम स्थान मिलता है, हरियाणा को दूसरा स्थान मिलता है और बिहार को 19वां स्थान मिलता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 कौन जारी करता है? सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान केरल को मिलता है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु को मिलता है और अंतिम स्थान बिहार को। और नीचे से दूसरा स्थान किसे मिलता है? तो झारखंड को जो है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में नीचे से दूसरा स्थान दिया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिलता है।
भारत नवाचार इनोवेशन, भारत नवाचार को बोलते हैं इंग्लिश में इनोवेशन। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 राज्यों में प्रथम स्थान किसे दिया गया है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में? तो कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, जो तीसरा स्थान है तमिलनाडु को दिया गया है, और राज्यों में अंतिम स्थान दिल्ली को दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान दिल्ली को मिलता है, अंतिम स्थान लक्षद्वीप को मिलता है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को मिलता है और अंतिम स्थान मेघालय को मिलता है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 कौन जारी करता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है संयुक्त रूप से। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिलता है, दूसरा स्थान उड़ीसा को, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिलता है। बिहार को 22वां स्थान मिलता है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान अंडमान एवं निकोबार को मिलता है। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, मार्च 2021 में जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान बड़े राज्यों में क्या था आपके? एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और कब जारी किया गया है? तो मार्च 2021 में जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान बड़े शहरों में किसे दिया जाता है? तो बेंगलुरु को, और छोटे शहरों में पहला स्थान शिमला को दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां है, पटना का स्थान 33वां है। सबसे खराब प्रदर्शन जो है बड़े राज्यों में श्रीनगर का है और छोटे राज्यों में मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर आपके बिहार का एक शहर है। नेक्स्ट है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो मार्च 2021 में जारी किया गया। प्रथम स्थान जो है 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर को मिलता है और 10 लाख से कम आबादी में प्रथम स्थान नई दिल्ली को दिया जाता है। पटना नगर निगम का स्थान 16वां है। खराब प्रदर्शन जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाला में पहला कौन है? तो गुवाहाटी है। और 10 लाख से कम आबादी में खराब प्रदर्शन कौन करता है? तो शिलोंग करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 कौन जारी करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है जून 2021 में। प्रथम स्थान पंजाब को, दूसरा छत्तीसगढ़ को, तीसरा तमिलनाडु को, अंतिम स्थान लद्दाख को दिया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? तो टाटा ट्रस्ट जारी करता है। टाटा ट्रस्ट जारी करता है, 2021 में जारी किया जाता है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को और दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिलता है, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को मिलता है। कानूनी सहायता के मामले में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। प्रथम स्थान गुजरात को मिलता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिलता है, तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिलता है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन जारी करता है? नीति आयोग। पहला स्थान गुजरात को, दूसरा महाराष्ट्र को, तीसरा तमिलनाडु को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? तो विद्युत मंत्रालय जारी करता है। इसमें कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान राजस्थान को दिया गया है और तीसरा स्थान आपके हरियाणा को दिया गया है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 कौन जारी करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत में जो है IISc बेंगलुरु को शामिल किया गया है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, और IIT रोपड़ को, IIT इंदौर को शामिल किया गया है भारत में। विश्व में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है जो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में समझिए। कौन जारी करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में तेंदुआ कुल आबादी कितना है? 12,852 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितना वृद्धि हुआ है? तो 60% की आपकी वृद्धि हुआ है। यहाँ पर बाघ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए तेंदुआ, ठीक है, इसे कीजिएगा तेंदुआ। 2014 और 18 के बीच तेंदुओं की आबादी में कितना वृद्धि हुआ है? तो 60% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना है? तो 3421 पहला, दूसरा में आपके कर्नाटक है, तीसरा में आपके महाराष्ट्र है। तो सबसे अधिक तेंदुआ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में समझिए। तो भारत में बाघों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 2967 बाघ हैं टोटल भारत में। और 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में कितना वृद्धि हुआ है? तो 33% का वृद्धि हुआ, जबकि तेंदुआ में 60% का वृद्धि दर्ज किया गया। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना है? 526 है। जबकि सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में कितना था? 3421 था। बाघ कितने हैं? 526 है। सेकंड में आपके कर्नाटक था, सेकंड में कर्नाटक है। और तीसरा में आपके उत्तराखंड है बाघों की संख्या में।
और जबकि तेंदुआ में तीसरा में कौन था, महाराष्ट्र था। बिहार में बाघों की कुल संख्या कितना है, तो 31 है। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन है, जिम कॉर्बेट है। कौन है, जिम कॉर्बेट। कितना है, 231 है। जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2021-22 के बारे में समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 कौन जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। और कितने देश आपके शामिल थे, 55 देश शामिल थे। तो इसमें पहला स्थान अमेरिका को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में, और भारत को 43वां स्थान दिया गया है, जबकि 2021 में भारत को 40वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 167 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, भारत को 46वां स्थान मिला है, जबकि 2020 में भारत को जो है 53वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 111 देश शामिल हैं। जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, भारत को 23वां स्थान दिया गया है, 83वां। जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है और 180 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिलता है और भारत को 85वां स्थान 85वां स्थान दिया जाता है। ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 30 देशों को शामिल किया गया था। इसमें नॉर्वे को पहला स्थान दिया जाता है और भारत को 18वां स्थान मिलता है। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य। नेपाल जो है भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। नेपाल जो है भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाली पहला बैंक बन गया है। ये पूछा जाएगा कि मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो JP मॉर्गन बन गया है। जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घटकर जो है 12.96% हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर्स फंड का कोष 3 गुना बढ़कर 10,990.17 करोड़ रुपया हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। अमेरिका जो है वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में कौन सा स्थान दिया गया है, तो 10वां स्थान दिया गया है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया है। पेटीएम जो है भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया है। टाटा सन्स को एयर एशिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक ट्रांसफ़र किया गया। टाटा सन्स को जो है एयर एशिया का 18,000 करोड़ रुपये में औपचारिक ट्रांसफ़र किया गया है। हाल ही में प्रकाशित लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में जीवन प्रत्याशा कितना हो गया है, तो 70.8 साल हो गया है। कितना हो गया है, 70.8 साल हो गया है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा। टाटा सन्स को जो है एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक क्या हो गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया को टाटा सन्स ने कितने में ख़रीदा है सरकार से, तो 18,000 करोड़ रुपये में आपके ख़रीदा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। जो नदी है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। सैटेलाइट आधारित ब्रॉड बैंड के लिए जियो ने SES के साथ में साझेदारी की है। SES के साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जो है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को चालू किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जो है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को चालू किया है। दुबई की फर्म द जेट
जीरो इमिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में जो है फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। हाल ही में जो है फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। नेक्स्ट है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में समझिए। इजराइल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इजराइल ने जो है सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंप दिया है। क्या कर दिया है? सौंप दिया है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल जिसका नाम क्या है? हवांगसोंग 12 का परीक्षण किया है। थोड़ा नाम भी दोबारा पढ़ लीजिएगा नाम इसका। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली जो मिसाइल है उसका नाम क्या रखा है? हवांगसोंग 12 का परीक्षण किया है। हाल ही में रूस ने जो है भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS 04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसरो ने जो है सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS 04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। अच्छा पॉइंट है। नासा जो है 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जो है सेवानिवृत्त करेगा। हाल ही में जापान ने इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में जापान ने जो है इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने जो है कैमरा सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? जियाओआन 1O2E लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैमरा सैटेलाइट जियाओआन 1O2E लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में समझिए। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश में लगेगा। लगेगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में लगेगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम जो है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है काजू बेली वेटलैंड तमिलनाडु का जो है 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। काजू बेली वेटलैंड जो है तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को श्रीनगर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को के द्वारा जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। वाराणसी जो है रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वाराणसी जो है रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। दोबारा देखिएगा, वाराणसी जो है रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट है पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव चुना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में समझिए। तो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो नमिता गोखले को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए? तो नाटक सम्राट अशोक के लिए। उसके बाद है पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो खालिद हुसैन को दिया गया है। और सुलदा सालन कहानी संग्रह के लिए। संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। और इसकी कविता कौन सी कविता था? तो श्रीजति शंखनादम कील के लिए। ठीक है, तो संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। अंग्रेजी में नमिता गोखले को, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को, पंजाबी में खालिद हुसैन को, संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। उसके बाद है कि पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। तो 26 जनवरी 2022 को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इसे नोट कीजिएगा, कितने व्यक्ति को? 128 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, जिसमें से 4 आपके पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री पुरस्कार है। तो इसमें आपको 4 नाम याद होना चाहिए जो 4 पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया है। तो पहला नाम है सुश्री प्रभा अत्रे, ये आपके कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं। दूसरा है श्री राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के थे। जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। और श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया। मतलब कि इसमें ध्यान रखिएगा कि 3 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। श्री राधेश्याम खेमका आपको याद रहेगा, जनरल बिपिन रावत ये भी याद रहेगा, और श्री कल्याण सिंह ये आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी रहे थे, तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। और सुश्री प्रभा अत्रे, ये 4 नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट है 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 किसे किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म में दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्ट्रेस में दिया गया है निकोल किडमैन को। बेस्ट एक्टर में किसे दिया गया है? तो बिल स्मिथ को राजा रिचर्ड के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस में जो है निकोल किडमैन को दिया गया था बीइंग द रिकार्डोस के लिए। बेस्ट एक्टर संगीत एवं हास्य में कौन है? तो एंड्रू गारफील्ड है टिक टिक बूम के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो जैन कैंपियन है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म संगीत एवं हास्य के रूप में किसे चुना गया है? तो राहेल जिगलर को पश्चिम साइड स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 के बारे में समझिए। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को, ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो एलेक्सिया पुटेलेस को, ये स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन है? तो एंडुअर्ड मेंडसी, ये सेनेगल के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर कौन है? तो क्रिस्टियन एंडलर, ये चिली के हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? तो फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को दिया गया है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? तो फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को दिया गया है। इसे दोबारा आप लोग देख लीजिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 के बारे में समझिए। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द जो मंथ अवार्ड है, पहला किसे दिया गया था? तो ऋषभ पंत को दिया गया था पुरुष में, और महिला में शबनीम इस्माइल को दिया गया था जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। उसके बाद जुलाई 2021 में किसे दिया गया था? तो साकिब हसन बांग्लादेश के हैं, उन्हें दिया गया था।
और महिला में स्टेफनी टेलर को दिया गया था जो वेस्ट इंडीज़ की हैं। अगस्त 2021 में जो रूट को, और महिला में एमेनियर रिचर्डसन को, ये आयरलैंड की हैं। सितंबर 2021 में संदीप लमिछाने को, ये नेपाल के हैं। और महिला में हीथर नाइट को, ये इंग्लैंड की हैं। अक्टूबर 2021 में आसिफ अली पाकिस्तान को, और महिला में लौरा डेलानी आयरलैंड के हैं। नवंबर 2021 में डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हैं, और महिला में हैली मैथ्यूज को दिया गया है, वेस्ट इंडीज़ की हैं। दिसंबर 2021 में एजाज पटेल को दिया गया है, ये आपके न्यूजीलैंड की हैं, न्यूजीलैंड के हैं, पुरुष हैं, ठीक है। उसके बाद है जनवरी 2022 में किसे दिया गया है, लेटेस्ट, तो कीगन पीटरसन को दिया गया है। किसे दिया गया है, कीगन पीटरसन को, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और महिला में हीथर नाइट को दिया गया है जो इंग्लैंड की हैं। उसके बाद है पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। तो पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया है हाल ही में, तो बिल गेट्स को दिया गया है पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है, तो संदीप बख्शी को चुना गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो संदीप बख्शी को दिया गया है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया है। DX 2021 पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा कर्नाटक बैंक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य को चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो विनोद शर्मा को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेसिस उत्पत्ति प्राइज 2022 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर अल्बर्ट बोरला को दिया गया है जो CEO हैं किसके, फाइजर के। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 के रूप में किसे चुना गया है, तो नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को दिया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कौन चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। स्कोच अवार्ड 2021। नेक्स्ट है कि स्कोच अवार्ड 2021 रजत श्रेणी में किसे दिया गया है, तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को जो है स्कोच अवार्ड 2021 दिया गया है रजत श्रेणी में। नेक्स्ट है TX2 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इरोड तमिलनाडु में स्थित है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। TX2 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 के बारे में समझिए। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था, बिंग ड्वेन इसका शुभंकर था। आदर्श बाग क्या है, टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। मसाल का नाम फ्लाइंग है। प्रथम स्थान मतलब सबसे अधिक जो पदक नॉर्वे के द्वारा जीता गया है, कुल 37 पदक जीता गया है जिसमें 16 स्वर्ण है। सेकंड स्थान जर्मनी को मिलता है, इनके द्वारा कुल 27 पदक जीता गया है, 12 स्वर्ण। तीसरा स्थान चीन को मिलता है, कुल 15 पदक जीता गया है, 9 आपके स्वर्ण जीता गया है। भारत के द्वारा कोई भी पदक जीता नहीं गया है। और शामिल 2 नए देश कौन कौन है, तो हैती और सऊदी अरब है। भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो मोहम्मद आरिफ खान है जो जम्मू कश्मीर स्कीइंग खेल से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। और कौन से खेल से संबंधित है, तो स्कीइंग खेल से इनका संबंध है। भारत का ध्वजवाहक कौन थे, तो मोहम्मद आरिफ खान ही थे। कौन थे, मोहम्मद आरिफ खान ही थे। और भारत के द्वारा जो है इसका राजनयिक बहिष्कार किया गया था। उसके बाद है अंडर 19 विश्व कप 2022 किसके द्वारा जीता गया है, अंडर 19 विश्व कप 2022 तो भारत के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता कौन है, तो इंग्लैंड आपके उप विजेता है। नेक्स्ट है द एसेंज सीरीज 2021-22 किसके द्वारा जीता गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। और उप विजेता आपके इंग्लैंड है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसके द्वारा जीता गया है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता आपके तमिलनाडु रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में। अंडर 19 एशिया कप किसके द्वारा जीता गया है, भारत के द्वारा जीता गया है, श्रीलंका उप विजेता रहता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है, तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता कौन रहा है, तो कर्नाटक रहा है। सैयद मुश्ताक अली देख चुके हैं। उसका नेक्स्ट है कि 14वां इंडियन प्रीमियम लीग किसके द्वारा जीता गया है, चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर को हराकर जीता है। ICC
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसके द्वारा जीता गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है, भारत को हरा कर जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 कौन जीतता है? तो तमिलनाडु जीतता है और बड़ोदरा को हरा कर। ध्यान रखिएगा T20 है यहाँ पर। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 कौन जीतता है? तमिलनाडु जीतता है बड़ोदरा को हरा कर। यहाँ पर था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 50 ओवर का है, कौन जीतता है? तो तमिलनाडु जीतता है कर्नाटक को हरा कर। उसके बाद है रणजी ट्रॉफी 2019-20 कौन जीतता है? तो सौराष्ट्र जीतता है और उपविजेता कौन होता है? तो बंगाल होता है। उसके बाद है 7वां महिला T20 विश्व कप 2020, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसके विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, और भारत इस कप के उपविजेता रहा था। नेक्स्ट है फुटबॉल से, तो फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? तो इंग्लिश क्लब चेल्सी है। फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 का विजेता उपविजेता कौन है? तो ब्राज़ील के क्लब है जिसका नाम क्या है? पाल्मे इराइल आपकी उपविजेता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है AFC महिला एशियाई कप 2022, इसका विजेता कौन है? तो AF महिला एशियाई कप का विजेता कौन रहा है? तो चीन पीपुल्स रिपब्लिक रहा है। कौन रहा है? चीन पीपुल्स रिपब्लिक रहा है और उपविजेता आपके दक्षिण कोरिया रहा है। इसे दोबारा देखिएगा, AFC महिला एशियाई कप 2022 का विजेता कौन है? तो चीन पीपुल्स रिपब्लिक है और उपविजेता आपके दक्षिण कोरिया रहा है। नेक्स्ट है हॉकी से है, तो वुमेन्स एशिया कप 2022 किसके द्वारा जीता गया है? जापान के द्वारा जीता गया है वुमेन्स एशिया कप 2022 और उपविजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया रहा है। नेक्स्ट है सिडनी इंटरनेशनल टेनिस 2022, सिडनी इंटरनेशनल टेनिस 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो असलाम करात सेब हैं और महिला एकल का विजेता कौन है? पाउला बेडोसा हैं जो है महिला एकल का विजेता है सिडनी इंटरनेशनल 2022 का। फिर से देखिए, सिडनी इस शहर कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो सिडनी इंटरनेशनल टेनिस 2022 का पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो असलाम करात सेब हैं और महिला एकल का विजेता पाउला बेडोसा हैं। विविध में कि भारत के आर प्रज्ञा नंदन विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। जनवरी 2022 माह के लिए कीगन पीटरसन पुरुष एवं हीथर नाइट महिला को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया है। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? तो गुजरात टाइटंस जो है IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम है। चेल्सी ने ब्राज़ील के पाल्मे इराइज को हराकर जो है 2021 का फीफा क्लब कप जीता, इसके बारे में देख चुके हैं। चीन रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को हराकर जो है AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का खिताब जीता है। एशियाई कप भारत 2022 का खिताब जीता है। यहाँ पर जो हम भारत काट दिए थे ये सही लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का विजेता कौन है? तो चीन पीपुल्स रिपब्लिक है और उपविजेता आपके दक्षिण कोरिया था। हमें लगा गलती है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा जो है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता। ये पूछा आपसे जाएगा कि ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल के द्वारा जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग्स जो है भारत का पहला यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक के बारे में समझिए। तो पहला है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल के लेखक कौन है? जिमी सोनी है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखक कौन है? उमा दास गुप्ता। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट है डिग्निटरी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस के लेखक कौन है? राव खन्ना। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडनड पीस
के लेखक कौन है? तो सैमुअल मोयन है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? बिल गेट्स है। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन है? राजीव भाटिया। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। द क्लास ऑफ 2006 के लेखक कौन है? आकाश कंसल। ऑपरेशन खत्म आर.सी. गंजू और अश्वनी भटनागर इसके लेखक हैं। इंडिया डैट इज भारत के लेखक कौन है? जे साई दीपक। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या घोषित किया गया है? तो देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 को पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2020 को। दोबारा देखिएगा, 2020 को जो है पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2020 को। 2021 को जो है शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को जो है मोटे अनाज एवं बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को जो है राष्ट्रगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दशक के बारे में समझिए। 2022 से 32 को जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। 2021 से 30 को जो है संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस घोषित किया गया है। 2019 से 28 को शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक बोला जाता है। 2018 से 27 तक जो है गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। इसे दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का नया मानचित्र। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है भारत सरकार 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। यह मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया। नोट कीजिएगा, जो मानचित्र है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात जो है 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। भारत का नया संसद भवन के बारे में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नए संसद भवन की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, जिसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। देखिए, जिस पार्ट को यह पहला वीडियो एक तरीके से मानिए इसमें डिस्कस कर दिया जाएगा, जो भी एसपीडी के पार्ट को, जो पुराना पार्ट इंपॉर्टेंट था उसे अगले वीडियो में डिस्कस किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बार बार रिपीटेशन कीजिएगा, क्योंकि जो आगे वाला वीडियो आएगा वो शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। ये पहला वीडियो है इसलिए आपके बड़ा है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 10 दिसंबर 2022 को रखी गई, जिसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है, और कितने करोड़ में दिया गया है? 861.90 करोड़ रुपये में आपके दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को संसद भवन निर्माण के लिए ठेका। उसके बाद भवन का डिजाइन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है आपके डिजाइन। और नए संसद भवन का आकार जो है त्रिभुजाकार होगा, जो 4 मंजिला होगा, जो आपके 4 मंजिला होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल जो है 971 करोड़ रुपये का आपके खर्च आएगा। नए संसद भवन जो है 64,500 वर्ग किलोमीटर में आपके फैला होगा। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा में जो है 888 सदस्यों तथा राज्यसभा में जो है 384 की बैठने की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी मेंबर 1 जनवरी 2021 को भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, केनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनकी 2 वर्ष की सदस्यता जो है 31 दिसंबर 2021 तक आपके प्रभावी रहेगी।
और अस्थाई मेंबर कितना है, तो 5 आपके अस्थाई मेंबर हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थाई मेंबर कितने होते हैं, अस्थाई मेंबर कितने देश होते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में समझिए। तो 2020 से 22 के बीच के जितने भी रामसर साइट हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देख लीजिए, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात में स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य महासाना गुजरात में है। बाधवाना आर्द्रभूमि बड़ोदरा गुजरात में है। उसके बाद है तोसोकर झील लद्दाख में है। सूर सरोवर कीथम झील आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में स्थित है। काबरताल झील बेगूसराय बिहार में स्थित है। आसन संरक्षण रिजर्व देहरादून उत्तर प्रदेश में स्थित है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलुज नदी क्षेत्र पंजाब में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरसई नाबर झील इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र गुरदासपुर पंजाब में स्थित है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में स्थित है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर होता है, तो ईरान के शहर रामसर में होता है, 1971 में होता है। रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया, तो 21 दिसंबर 1975 से। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ, तो 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, तो 49 से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है बार बार। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन है, गुजरात है, 34,700 वर्ग किलोमीटर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन है, यूके है, कितना है, 175 है। और दूसरा में आपके मैक्सिको है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थान कौन है, तो कोबार्ग प्रायद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में समझिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 5 फरवरी 2022 को संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद तेलंगाना में शमशाबाद के पास जो है मुंचितल में 216 फीट 68.5 मीटर ऊंची बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा जो है श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रा बेदी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 प्रकार की धातुओं से बनाई गई है। इसके निर्माण में कुल जो है 1000 करोड़ रुपये के खर्च आया है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थाईलैंड में स्थित है। किसकी है, तो बुद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर मतलब 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है, तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है, जो सरदार सरोवर बांध के निकट है। आधार के साथ कुल ऊंचाई कितना है, तो 240 मीटर है। इसे फीट में बोलिएगा तो 787.40 फीट है। शिल्पकार कौन थे, तो राम बी सुतार थे। निर्माण कंपनी LNT के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और कुल लागत 2400
और अतिरिक्त जो आपके 650 करोड़ रुपये इसके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। भारत की पहली किसान रेल जो है कब चलती है? तो 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाता है। और जो पहली रेल है महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर के बीच में चलता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों के कम समय में ख़राब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द आपके मार्केट तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत जो है कब होता है? तो 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली के बीच में होता है और ये आपके देश की दूसरी किसान रेल है। उसके बाद है कि 100वां किसान रेल की शुरुआत जो है कब होता है? तो 28 दिसंबर 2020 को होता है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलता है 100वां किसान रेल। तो फरवरी से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। अब जो मार्च का वीडियो आएगा फरवरी के मुकाबले छोटा होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस पॉइंट को कवर जो भी आपके फरवरी का करंट अफेयर नहीं था, ये पुराना करंट अफेयर था लेकिन इंपॉर्टेंट था, उसे कवर कर दिया गया है फरवरी में। तो मार्च में उस चीज़ को कवर किया नहीं जाएगा। जो मार्च में सिर्फ जो भी 5 पार्ट आपके अपडेट होगा उसी पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है।